नमस्कार विद्यार्थियों, खान ग्लोबल स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो? कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पर बैठकर बड़े मजे से खान ग्लोबल स्टडी के साथ अपने सपने को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारों, चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। राधे राधे, कृष्णपाल, संध्या, इब्राहिम खातूम, आप सभी का खूब खूब स्वागत। प्रियंका, सिद्धार्थ, विशाल, केन, पुष्पा, सभी का खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। तो प्यारों, चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करें, बढ़ें और आगे चलें। तो हम लोग बात करते हैं और आज की इस टॉपिक से हम लोग हमारी आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो प्यारों, हम लोग आज जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो आज की क्लास हमारी रहेगी दिल्ली सल्तनत काल। आज कौन सा काल रहने वाला है? आज रहने वाला है दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल का हमारे पास में समय रहेगा। दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, रुखसार बनो। अब दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहती है? तो हम लोगों ने चर्चा की थी 1206 के अंदर स्थापना हो रही है और कब तक रहेगी? 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का टाइमिंग रहेगा। 1206 से 1526 5 वंश हम लोगों को इसके अंदर पढ़ने हैं। और इस दिल्ली सल्तनत के अंदर ये जो 5 वंश आ रहे हैं, ये 5 वंश कौन कौन से आ रहे हैं इनके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है गुलाम वंश। इस गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मामलुक वंश। गुलाम वंश कह लो या आप इसको कह लो मामलुक वंश। समय कब से कब तक? ये चलता है 1206 से लेकर 1290 तक, नंबर 1। फिर गुलाम वंश के बाद सेकंड नंबर पे हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आ रहा है यहां पर खिलजी वंश। और खिलजी वंश का समय जो है वो खिलजी वंश का समय क्या है? वो है 1290 से लेकर 1320 तक। फिर खिलजी वंश के बाद तीसरे नंबर पे हम लोग बात करें तो यहां पर आ रहा है तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइमिंग कब से कब तक होगा? ये टाइमिंग रहेगा 1320 से लेकर 1412 तक। फिर उसके बाद में तुगलक वंश के बाद चौथे नंबर पे आ जाता है सैयद वंश। सैयद वंश। और सैयद वंश का समय कब से कब तक रहता है? तो सैयद वंश का समय रहता है 1414 से लेकर 1450 तक। और फिर प्यारों, लास्ट के अंदर 5वें नंबर पे आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश। और लोधी वंश का जो समय रहेगा वो रहेगा 1451 से लेकर 1451 से लेकर 1526 तक। दैट्स क्लियर। अब कुछ कुछ जगह पर 1412 ना लिखकर यहां पर क्या हुआ है 1414 भी लिखा। 2 साल का जो गैप था उसको कवर कर दिया गया है। अगर हम एक सीक्वेंस देखें तो यहां हम 1414 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का काल कंप्लीट। ये हो गया दिल्ली सल्तनत पूरा। ये लो, दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया हम लोगों ने। अब मुगल काल शुरू कर दें? बोले ना। आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले कौन से वंश को शुरू करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे गुलाम वंश। और गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मामलुका वंश। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा मामलुका वंश। अब सबसे पहला पहला प्रश्न, और पहला पहला प्रश्न क्या है? इसकी स्थापना कब हो रही है? गुलाम वंश को कब स्थापित किया जा रहा है और कौन स्थापना कर रहा है? तो गुलाम वंश की जो स्थापना है वो गुलाम वंश की स्थापना की जा रही है 1206 के अंदर। और 1206 में स्थापना करने वाला कौन है? स्थापना करने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक।
कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, अब प्यारो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो ऐबक है, ये ऐबक है तुर्की भाषा का शब्द, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। इसका मतलब क्या होगा ऐबक का मतलब? चंद्रमा का स्वामी। ये ऐबक है कौन? कौन है ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इस ऐबक के बारे में बात करें तो जानकारी मिलती है, ये है मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का दास कह लो, या आप मोहम्मद गोरी का गुलाम कह लो। और 1206 के अंदर जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ये खुद को क्या करता है? शासक घोषित कर देता है, दिल्ली का, भारत का शासक घोषित कर देगा। और ये क्या करेगा? ये मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, गोरी की मृत्यु के बाद, गोरी की मृत्यु के बाद स्वयं को, स्वयं को शासक घोषित करता है, करता है। अब इसको लाहौर और दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया था, तो अब इसने जो राजधानी बनाया जहां से ये शासन कर रहा है, तो ये अपनी राजधानी किसको बना रहा है? तो प्यारों, इसने अपनी राजधानी बनाया, वो राजधानी बनाया है लाहौर का। ये कहां से शासन कर रहा है? ये शासन कर रहा है लाहौर से, और लाहौर को ये बना देगा राजधानी। अब लाहौर से शासन कर रहा है, ये शासक बन भी गया है, लेकिन ये अपने आप को शासक मानता नहीं है। ये कहेगा मैं राजा नहीं हूं, और इसने कुछ उपाधियां धारण की है। और आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऐबक की उपाधियां कौन कौन सी होगी? कौन कौन सी उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियों के बारे में बात करें तो ये अपने आप को क्या कह रहा है? मैं कौन हूं? मैं एक मलिक हूं। राजा नहीं कह रहा है, सुल्तान नहीं कह रहा है, और साथ ही साथ ये क्या कह रहा है? सिपह सलार कह रहा है। तो अपने आप को क्या कह रहा है? ये अपने आप को कह रहा है मैं कौन हूं? मैं मलिक हूं। और मलिक के साथ साथ में क्या कह रहा है? सिपह सालर, सिपह सालर। और सिपह सालर की उपाधि इसने धारण की है। सिपह सिलार अपने आप को कह रहा मैं राजा नहीं हूं। अब प्यारों, इसको और क्या कहा जाता था? तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था पील बख्श। इसको क्या कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को? इसको कहा जाता है पील बख्श, पील बख्श। और पील बख्श के साथ साथ में इसको कहा जाता है लाख बख्श, लाख बख्श। पील बख्श का मतलब क्या होगा? पील कहा जाता है हाथी को, तो हो जाएगा ये हाथियों का दानी, हाथियों का दानी। और लाख बख्श का मतलब क्या हो जाएगा? लाख बख्श का मतलब हो जाएगा लाखों का दानी। लाख बख्श का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाखों का दानी, जो लाखों का दान कर रहा है। लाखों का क्या कर रहा है? ये दान कर रहा है। इसको और क्या कहा जा रहा है? अब इसके घर का क्या था? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। इसके घर का तो कुछ बिगड़ा नहीं है, भारत का खजाना था, लूटा रहा है, लोगों को कह रहा है आओ और ले जाओ। लोगों ने रिश्तेदारों के लिए खजाने खोल दिए, इसको लाख बख्श कहा गया है। और इसको क्या कहा जा रहा है? और उपाधियों के बारे में बात करें तो प्यारों, इसको क्या कहा जा रहा है? कुरान खा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कुरान खा। कुरान खा के नाम से भी ये जाना जाएगा। और कुरान खा के साथ साथ में इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है हातिम द्वितीय। और हातिम हातिम द्वितीय कौन कह रहा है? ये नाम दे रहा है इसको मिनहाज सिराज ने, मीना सिराज ने इसको हातिम द्वितीय कहा। मीना सिराज क्या कह रहा है? मीना सिराज इसको कह रहा है हातिमा द्वितीय। कुरान खा भी नाम हो गया, और इसको हातिम द्वितीय भी कहा जा रहा है। अब क्या क्या काम कर रहा है इसके, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी और चर्चा करें। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, तुर्की राज्य का
संस्थापक इसको कहा जाता है। एक तो ये हो गया। अब ये आया है और आकर क्या कह रहा है, घोड़े पर बैठकर ये चौगान खेल रहा है। चौगान समझते किसको कहा जाता है, पोलो को। और क्या कर रहा है, 1210 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में घोड़े पर बैठकर चौगान खेल रहा है। चौगान इट मीन्स पोलो। और पोलो खेलते समय 1210 में 1210 ईस्वी में घोड़े पर बैठकर पोलो खेलते समय गिरकर हो गई है इसकी मृत्यु। घोड़े से नीचे गिर गया और घोड़े से नीचे गिरा और गिरने के बाद में राम राम सत्य। और कहां मर रहा है, लाहौर के अंदर। मृत्यु कहां हो रही है, तो मृत्यु कहां हो रही है, मृत्यु हो रही है लाहौर के अंदर। मकबरा भी कहां होगा, सब कुछ इसका लाहौर के अंदर ये सलटा गया है। अब प्यारों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए हैं, तो हम लोग बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। तो कौन कौन से निर्माण कार्य उसके द्वारा करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। इसने क्या कर दिया, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कर दिया। एक मंजिल बना दी इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। कितनी मंजिल बनाई गई, केवल और केवल इसके द्वारा एक मंजिल का निर्माण किया जा रहा। फर्स्ट फ्लोर इसके द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा इसने एक मस्जिद बनाई है और इसने जो मस्जिद बनाई उस मस्जिद का नाम क्या है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम है मस्जिद का नाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। और इस मस्जिद के बारे में कुछ बात पता चलती है। और क्या बात पता चलती है, ऐसा कहते हैं ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये संभवतः उत्तरी भारत की, ये हो जाएगा उत्तरी भारत की पहली मस्जिद। उत्तरी भारत की पहली मस्जिद, यानी उत्तर भारत से पहले दक्षिण भारत के अंदर मस्जिद बन चुकी है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, तो किसका नाम बताएंगे। हमसे प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, तो बताओ भारत की पहली मस्जिद कौन सी होगी। आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है और मैं प्रश्न लिख दे रहा हूं। पूछ लिया क्या जाता, पूछ ही लेते हैं। प्रश्न पूछा जाता है भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी और कहां पर बन रही है, बताओ। नहीं 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 नहीं, केरल के अंदर एक जगह है चेरामन, और चेरामन के अंदर जुमा मस्जिद बन रही है। कहां पर, तो कहां पर होगी, ये हो जाएगी केरल के चूरामन में स्थित ये जुमा मस्जिद, जुमा मस्जिद ये हो जाएगी भारत की पहली मस्जिद। हाँ, चेरामन की, ठीक है, आ गई। तो क्या हो गई, तो चूरामन नहीं, चेरामन, केरल के चेरामन की जुमा मस्जिद ये हो जाएगी भारत की पहली मस्जिद। रामकृष्ण तिवारी कह रहा है जंप मस्जिद, जुमा मस्जिद, चेरामन की जुमा मस्जिद। दो तो ये हो गए। और तीसरा इसके द्वारा क्या हो रहा है, तीसरा इसके द्वारा बनाया जा रहा है 2.5 दिन का झोंपड़ा। तीसरा क्या बन रहा है, तीसरा इसके द्वारा बनाया जा रहा है 2.5 दिन का
झोपड़ा। प्यारो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर बनाया जा रहा है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बन रहा है अजमेर के अंदर। कहां पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है अजमेर के अंदर। अब ये बनाया नहीं, इसने तुड़वाया है। अब इसके बारे में कहा जाता है ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। इसके बारे में क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न बन जाता है ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। राजस्थान की पहली मस्जिद, एक बात तो ये है। दूसरा, हम लोग बात करें, विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के राजा थे और विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाई गई एक संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला बनवाई गई, पाठशाला बनवाई गई, बनवाई गई और उसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया गया है और उसे तुड़वा कर बनवाई गई। उसी पाठशाला को, उसी पाठशाला को तुड़वाकर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अब कुछ लोग कहते हैं ये 2.5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गया, जो झूठ है। जो क्या है? झूठ है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो कहते हैं ना 2.5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गया है, ये गलत है। ये 2.5 दिन के अंदर बनकर तैयार नहीं हुआ है। ये 2.5 दिन के अंदर बनकर तैयार नहीं हुआ, सरासर गलत है। पर्सी ब्राउन एक इतिहासकार है और पर्सी ब्राउन क्या कह रहा है? पर्सी ब्राउन कह रहा है यहां पर एक संत थे पंजाब शाह, और पंजाब शाह का यहाँ पे उर्स लगता है और 2.5 दिन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे। इसको क्या कहा जा रहा है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जा रहा है। ठीक है। अब ऐबक का एक दरबारी कवि भी है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि कौन है? तो हम लोग बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि, और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि का नाम क्या है? हसन निजामी। और आपसे कोई हजम निजामी की बुक का पूछ ले तो क्या नाम बताओगे? ताजुल मासिर। कौन है? यहां पर नाम आ रहा है हसन निजामी। और आपसे प्रश्न में यह पूछ लिया जाए कि इस हसन निजामी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, इसकी बुक का नाम क्या है? बताओ। हाँ, दरबारी पोइट हसन निजामी। और हसन निजामी की किताब का नाम क्या है? ताजुल मासिर। इसके किताब का नाम क्या है? इसकी किताब का नाम मिलता हमको ताजुल मासिर। ताजुल मासिर, ये भी याद रख लेना। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आ रहा है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम क्या है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम है आराम शाह। आराम शाह। और आराम शाह का टाइमिंग क्या रहेगा? इस आराम शाह का टाइमिंग रहेगा 1210 से लेकर 1211 ईस्वी। देखो प्यारो, इल्तुतमिश की चाल देखो, इल्तुतमिश ने क्या चाल चली है। अगर इल्तुतमिश सीधा 1210 के अंदर राजा बन जाता, तो जो अमीर लोग हैं, जो दरबारी लोग हैं, वो इल्तुतमिश को राजा बनने नहीं देते, सुल्तान नहीं बनने देते। इल्तुतमिश को मार डालते, इल्तुतमिश का विद्रोह करते। लेकिन इल्तुतमिश ने चाल चली है और पहले इस आराम शाह को राजा बनाया है। और आराम शाह कौन है? आराम शाह के बारे में बात करें, यह आ जाएगा आपके ऐबक का पुत्र। कैसा राजा था? बड़ा कमजोर राजा था। 8 महीने तक ये राजा रहा है, और 8 महीने राजा रहा। इसको कौन हरा रहा है? इसे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसे हटाकर स्वयं को सुल्तान बना लिया। स्वयं को सुल्तान बनाया। इसको कहा हट यहां से, तू यहां नहीं टिकेगा, भाग यहां से, अब तेरी आवश्यकता नहीं है। और इसको हटाकर अब खुद कौन बैठ गया है? इल्तुतमिश आकर बैठ गया। अब इल्तुतमिश कौन है प्यारो? इस इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो इल्तुतमिश कोई राजा का बेटा नहीं है।
इल्तुतमिश भी कौन है? एक गुलाम है, और इस गुलाम को राजा बनाया जा रहा है। तो अब आ जाओ, अगला हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश। और क्या हो रहा है? युद्ध के मैदान के अंदर एक युद्ध हो रहा है 1211 में। और कौन सा युद्ध हो रहा है? युद्ध के मैदान में हो रहा है एक युद्ध। इस युद्ध के अंदर कौन कौन है? इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो आ गया ये आराम शाह, आराम शाह, और इधर आ गया ये इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की हो गई है जीत, और आराम शाह की हो गई है यहां पर हार। तो अब नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आ जाएगा इल्तुतमिश। हेडिंग लगाओ, इल्तुतमिश। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अल्तमश। इसका नाम क्या मिलता है? इसका नाम मिलता है अल्तमश। और 1211 से लेकर और कब तक रहेगा? 1236 ईस्वी तक। कौन है ये? ये कौन है? तो ये इलबरी तुर्क था, एक इलबरी का तुर्क था। ये और कौन है? ये हम लोग बात करें तो ऐबक का, ऐबक का गुलाम भी है, या गुलाम को हम क्या बोल सकते हैं? दास भी कह सकते हैं। और ऐबक का गुलाम व दामाद था। अब देखो, ऐबक खुद कौन है? गुलाम है, और ये ऐबक का गुलाम है। तो इसको क्या कहा जा रहा है? गुलामों का गुलाम, दासों का दास। ऐबक किसका गुलाम? मोहम्मद गोरी का, और मोहम्मद गोरी के गुलाम का गुलाम है। तो प्यारों, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, एक नाम हो गया इसका गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये गुलाम का गुलाम है। ठीक है, गुलामों का गुलाम है। फिर प्यारों, इसके बारे में और क्या प्रश्न बनता है? इसके बारे में प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है, वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसी इल्तुतमिश को माना गया है। इसको माना गया है, इसी इल्तुतमिश को माना गया है। हकीकत में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं की है। कौन कर रहा है? ये इल्तुतमिश कर रहा है। इल्तुतमिश तो लाहौर में बैठा है, और वो तो अपने आप को सुल्तान मान ही नहीं रहा है, लेकिन ये छाती ठोक कर करेगा, मैं कौन हूं? मैं सुल्तान हूं। आप प्यारो, इसकी कुछ उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं, और इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की है। तो बात करें इल्तुतमिश की उपाधियां, इल्तुतमिश की उपाधियां, और कौन सी उपाधि धारण कर रहा है। सबसे पहले तो उपाधि धारण करा अमीर उल उमरा की। कौन सी? अमीर उल उमरा की। तो एक उपाधि तो कौन सी हो गई? एक उपाधि हो गई इसकी अमीर उल उमरा, और दूसरी उपाधि धारण कर रहा है किसकी? ये कह रहा मैं कौन हूं? मैं तो सुल्तान हूं। किसकी उपाधि धारण करेगा? खलीफा ने उपाधि नहीं दी है, खलीफा की इच्छा के विरुद्ध जाकर ये क्या कर रहा है? उपाधि धारण कर रहा है। एक बात और लिख दो कोष्टक के अंदर, ये उपाधि कैसे धारण कर रहा है? ये खलीफा की इच्छा के विरुद्ध जाकर, विरुद्ध धारण की। खलीफा इसको सुल्तान बनाना नहीं चाहता था, खलीफा नहीं चाहता था इल्तुतमिश सुल्तान बने। इसने कहा जा, जो करना है सो कर ले, हम तो सुल्तान हैं और सुल्तान रहेंगे। एक और काम कर रहा है, अब दिल्ली की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है,
तो अपनी राजधानी क्या करेगा, चेंज करेगा। पहले राजधानी कहाँ थी, लाहौर, अब लाहौर से राजधानी कहाँ लेकर आ रहा है, दिल्ली। तो इस इल्तुतमिश ने क्या किया, इस इल्तुतमिश ने कर दी अपनी, इसने राजधानी, और राजधानी कहां लेकर आ रहा है, तो लाहौर से, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। नई राजधानी किसको बना दिया है, नई राजधानी बना दिया है लाहौर से। फिर अब जाने कब गुजरा अमृतसर और कब जाने लाहौर आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आया। तो लाहौर से ये आ रहा है, और लाहौर से उल्टा आ रहा है, कहाँ आ रहा है ये दिल्ली आ रहा है। अब बोला दिल्ली से शासन करेंगे भाई अपन सुन। अब मेरी बात को सुनो, इस इल्तुतमिश ने कहा यार अपन भी गुलाम बन के रहे ना। अब इसको बड़ा शौक आ रहा है गुलाम रखने का, और इसने अपने पास में कितने गुलामों का एक टोला बनाया है, कितने गुलामों का पूरा एक दल बनाया है, कितने गुलामों की एक टीम तैयार की है। बोला 1 2 10 20 ना 40, कितने गुलामों की टीम तैयार करेगा, 40 गुलामों की टीम तैयार करेगा। तो इल्तुतमिश के पास, इल्तुतमिश के पास कितने गुलाम थे, तो इल्तुतमिश के पास 40 गुलाम थे। अब ये जो 40 गुलाम हैं, इन 40 गुलामों को क्या कहा जाता है, इसको किस नाम से जानना जाता है, तो इनको कहा जाता है तुर्क ए चहलगानी। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है तुर्क ए चहलगानी। इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दल चालीसा। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दल चालीसा। दल चालीसा के नाम से भी इसको जाना जाता है। दल चालीसा कह लो या तुर्क ए चहलगानी कह लो, दोनों ही नाम क्या होंगे, ये एक ही नाम आ रहे हैं, एक साथ ही आ रहे हैं। 40 गुलाम इसने अपने पास में बना रखे हैं। और क्या कर रहा है, अब ये कहेगा भाई हमारे यहाँ पे जो सैनिक आएंगे ना, इन सैनिकों को हम लोग केस देंगे। पहले क्या करते थे, केस देते थे। ये कहता अब केस नहीं देंगे, हम जमीन देंगे। ये एरिया आ रहा है, ये एक सैनिक तेरा, इसमें से जो आए वो तू रख, ये एरिया तेरा तू रख, ये एरिया तेरा तू रख, ये एरिया तेरा तू रख। जमीनों को बांटा जा रहा है वेतन के बदले। तो वेतन के रूप में केस नहीं दिया जा रहा, नकद नहीं दिया जा रहा है, तो वेतन के बदले में क्या दिया जा रहा है, जमीन दी जा रही है। और इस प्रणाली को कौन सी प्रणाली कहेंगे, बोलिए ना, इस प्रणाली को कौन सी प्रणाली कहा जाएगा, इसको कहा जाता है एकता प्रणाली। सिद्धार्थ, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एकता प्रणाली। तो हम लोग बात करें, इस इल्तुतमिश ने क्या किया है, इसने एकता प्रणाली चलाई है। कौन सी प्रणाली चलाई है इसने, एकता प्रणाली चलाई है। ये एकता प्रणाली क्या होती है, तो सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि दी। ले पकड़, 5 बीघा जमीन तू रख ले, 5 बीघा जमीन तेरे को दे रहा हूं, ठीक है। अब इधर इल्तुतमिश शासन तो कर रहा है, लेकिन इल्तुतमिश के लिए, बेचारे के लिए शासन करना भी, नो अटको ने, शासन करना भी इसके लिए हाथ की बात नहीं है। और कैसे हाथ की बात नहीं है, सिद्धार्थ बता, मैंने अपनी मम्मी से क्या बात की, मैंने 2 शब्द बोले, कीनो और अटकोनी। इसका मतलब क्या होगा, सिद्धार्थ कहता है मैं मारवाड़ी समझता हूं, तो बता, मैंने 2 बात की है, कीनो और अटकोनी, इन दोनों का मतलब बता मुझे क्या होता है, फिर आगे चलता हूं मैं। बताओ, इन दोनों का मतलब क्या होता है, बोलिए।
ना। क्या हुआ और हटो, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, उधर हटो नहीं। कहाँ है आटा, चलो, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। गलत। किनो मतलब किसका, किसका। किनो मतलब किसका। और अटक कोनी मतलब यहाँ पे नहीं है। अटक कोनी जगह मतलब कहीं भाई यहाँ पे नहीं है। अभी मेरे रूम में मेरे मामा जी का बेटा बैठा था, उसका चश्मा यहाँ रह गया। तो मम्मी पूछने आई कि भैया का चश्मा यहाँ है क्या। तो मैंने कहा किनो मतलब किसका। तो उन्होंने कहा भैया का नाम लेके। तो मैंने कहा अटकोनी मतलब यहाँ पे नहीं है। और यूं बेटा दो चार शब्द याद कर लिए और कहता मुझे मारवाड़ी आती तब। इतने दिन से मुझे पागल बना रहा, आज तेरी चोरी पकड़ी गई बेटा। है, आज तेरी चोरी पकड़ी गई। आओ। एकता प्रणाली का मतलब क्या है। ये हो गया सैनिकों को दी जाने वाली भूमि। अब इल्तुतमिश के लिए शासन चलाना भी आसान खेल नहीं है। दो दो लोग इल्तुतमिश का क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। और कौन से लोग हैं जो इल्तुतमिश का विद्रोह कर रहे हैं। एक तो आ रहा है यल्दोज और दूसरा आ रहा है कुबाजा। कौन कौन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है यलदोज और दूसरा आ रहा है कुबाचा। ये यल्दोज कौन है और ये कुबाचा कौन है। यार हम लोग बात करें इस यल्दोज के बारे में तो यल्दोज है गजनी का सुल्तान। ये कौन है, ये है गजनी का सुल्तान। और कुबाचा कौन है, ये है मुल्तान और सिंध का गवर्नर। ये कौन है, ये हो जाएगा मुल्तान व सिंध का गवर्नर। इन दोनों के दोनों ने क्या किया है, इन दोनों के दोनों ने कर दिया है विद्रोह, विद्रोह। लेकिन इल्तुतमिश जाकर क्या करेगा, इल्तुतमिश इनको शांत कर रहा है। और इल्तुतमिश ने इनके विद्रोह को, विद्रोह को शांत किया। लेकिन प्यारों ये जो यल्दोज है, इस यल्दोज के मन की जो खुंदक है वो मिट ही नहीं रही है। सिद्धार्थ कहां चला गया, रेता अब आजा, अब हो जाता है, ऐसा नहीं आता नहीं आता, इसमें क्या है। तो कोई राजस्थान का तो है नहीं जो इतना शर्मा रहा है। आजा सामने आ मेरे। अब मेरी बात को सुनो। अब ये जो यल्दोज था इसके मन की बेचैनी बढ़ रही है और ये कह रहा मैं तो मरे शांत नहीं होऊंगा, मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। अब आओ प्यारों, एक युद्ध और हो रहा है। तराइन का पहला और दूसरा युद्ध हम लोगों ने देख लिया था। अब हो रहा है तराइन का तीसरा युद्ध। और तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है और कब हो रहा है, आओ उसको भी हम लोग देखा लेते हैं। तो अब आ रहा है तराइन का तीसरा युद्ध। और तराइन का तीसरा युद्ध कब हो रहा है प्यारों, तराइन का तीसरा युद्ध जनवरी 1215 के अंदर। वेरी गुड। कब हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है जनवरी 1215 के अंदर। कुछ जगह पर 1216 भी लिखा हुआ है, कुछ जगह पर क्या है 1216 भी लिखा है। कौन कौन आ जाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर एक तरफ तो आ गया ये यल्दोज, यलदोज। और दूसरी तरफ आ गया ये इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इस युद्ध के अंदर जीत जाता है और यल्दोज की इस युद्ध के अंदर हार हो जाती है, यल्दोज हार जाता है। अब इधर इल्तुतमिश जीत कर अपना शासन करा, अब इसका विरोध करने वाला भी कोई नहीं है। अब प्यारो इल्तुतमिश से एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बनता है इल्तुतमिश के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए गए। प्रश्न क्या बन रहा है, प्रश्न बन रहा है इल्तुतमिश द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्के। और इल्तुतमिश ने कौन कौन से सिक्के चलाए हैं, तो दो प्रकार के सिक्के चलाए इसने, दो प्रकार के सिक्के चलाए। एक सिक्के का नाम तो क्या है, एक सिक्के का नाम तो है जीतल
और दूसरा सिक्का कौन सा है? दूसरा सिक्का है टका या टंका, क्या बोला जाता है? एक सिक्का तो हो गया जीतल, और दूसरे सिक्के का नाम क्या है? दूसरे सिक्के का नाम है टका। जीतल किसको कहा जाता है? जीतल कौन सा सिक्का है? तो जीतल तो हो गया तांबे का सिक्का, ये तो कैसा सिक्का है? ये हो जाएगा तांबे का सिक्का। और टका कैसा है? तो टका हो जाएगा चांदी का सिक्का। ये कैसा सिक्का हो जाएगा? ये हो जाएगा चांदी का सिक्का। एक हो गया तांबे का सिक्का, एक हो गया चांदी का सिक्का। ठीक है। अब प्यारों, आपको इल्तुतमिश के कुछ निर्माण कार्य भी पूछ लिए जाते हैं, और इल्तुतमिश के निर्माण कार्य कौन से हैं? इल्तुतमिश द्वारा निर्माण, और किस किस का निर्माण करवाया गया है? सबसे पहले तो इसने अतारकिन का दरवाजा बनाया है। और अतारकिन का दरवाजा कहां पर बना हुआ है? तो अतारकिन का दरवाजा बनाया गया ये नागौर राजस्थान के अंदर। कहां पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है नागौर राजस्थान के अंदर। दूसरा, इसके द्वारा और कौन सा काम हो रहा है? तो दूसरा, इसके द्वारा मदरसा ए मोइजी का निर्माण करवाया जा रहा है। कहां कहां पर यह निर्माण करवाया जा रहा है? दिल्ली के अंदर। और दूसरा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है दिल्ली व बदायूं में। दिल्ली व बदायूं में, दो जगह पर। मदरसा ए मोइजी, मदरसा ए मोइजी। ठीक है। हाँ, मकबरा निर्माण का जनक भी यही है। आगे हम बात करेंगे अपने बेटे, इसका एक बेटा मर जाता है, और बेटे के लिए क्या करेगा? ये मकबरा बना देगा। रुको तो सही, अभी तो खूब पढ़ा है इल्तुतमिश है। अब इधर ये क्या कर रहा है? सिक्के बना रहा है, और सिक्के अपने नाम से सिक्के चला रहा है, और टकसाल भी बना रहा है। तो इस इल्तुतमिश ने क्या किया? इस इल्तुतमिश ने एक तो अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। ठीक है, अपने नाम का इसने खुतबा पढ़ाया। और क्या कर रहा है? इसने अपने नाम से सिक्के चलाए, अपने नाम से सिक्के चलाए। और क्या काम कर रहा है? इसने टकसाल बनवाई, टकसाल बनवाई। टकसाल किसको बोलते हैं? जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं। तो टकसाल का निर्माण भी इसके द्वारा किया जा रहा है। और क्या क्या किया जा रहा है इसके द्वारा? तो अब इसके शासनकाल के अंदर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश के काल के अंदर ही हो रहा है। तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को भारत में मकबरे का जनक कहा जाता है। मकबरे का जनक कहा जाता है। क्यों भैया? किस कारण से? किस कारण से? क्या किया है? तो इल्तुतमिश का एक बेटा है, और इल्तुतमिश के उस बेटे का नाम क्या है? जो इल्तुतमिश के रहते रहते ही क्या हो गया है? मर गया है। नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, इसका मकबरा बनाया जा रहा है। इसका मकबरा कौन? इल्तुतमिश खुद ही बनाएगा बेटे का मकबरा। बेटा मर गया तो बेटे का मकबरा बना रहे। कहां पर? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये कहां पर बनाया गया है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका है? ये इसके बेटे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है ना? हाँ, तो रुकनुद्दीन तो राजा बनेगा रे, मरेगा थोड़ी है। और ये संभवतः भारत का पहला मकबरा है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ये भारत का पहला मकबरा है।
इससे पहले भारत के अंदर कोई मकबरा नहीं था। ये भारत का हो गया पहला मकबरा, भारत का पहला मकबरा ये हो जाएगा। अब इधर इल्तुतमिश के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तबकाते नासिरी से। और तबकाते नासिरी कौन लिख रहा है? मिनास उल सिराज। एक बात आते हैं, तबकाते नासिरी, और तबकाते नासिरी का लेखक कौन है? लेखक का नाम मिलता है मिनाज उल सिराज। क्या नाम मिल रहा है? मिनाज उल सिराज। अब इल्तुतमिश ने एक गलती से ही करो पर एक अच्छा काम कर दिया है। और कौन सा अच्छा काम कर दिया है? इल्तुतमिश ने एक अच्छा काम किया है। ख्वारिज्म का जो शासक था मंगबरनी, और मंगबरनी ने क्या किया है? चंगेज खान के बेटे की हत्या कर दी है। चंगेज खान हो गया है नाराज, और चंगेज खान ने आदेश दे दिया इस ख्वारिज्म को पूरा का पूरा मैदान बनाकर हल चलवा दो। यानी यहां पर इंसान तो छोड़ो, कुत्ता बिल्ली और चिड़िया भी बचना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा क्या कर दो? उसको मैदान के अंदर परिवर्तित कर दो। इतना गुस्सा आ गया है चंगेज खान को उस मंगबरनी के ऊपर, और वो मंगबरनी दौड़कर कहां आ रहा है? भारत के अंदर आ रहा है। और इल्तुतमिश को कह रहा है मुझे आप अपने वहां पर शरण दे दो। इल्तुतमिश ने कहा भाग यहां से, तुझे अगर मैंने यहां रख लिया तो तेरे पीछे पीछे चंगेज खान आएगा, और चंगेज खान से मैं फालतू ही दुश्मनी लूंगा और वो मेरा यहां पे पूरा सत्यानाश कर देगा, इसलिए जा यहां से। इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दी। हम लोग बात करें तो इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के सुल्तान मंगबरनी को भारत में शरण न देकर चंगेज खान के क्रोध से भारत को बचाया। चंगेज खान पीछे पीछे आ रहा है, और चंगेज खान कह रहा है चलो हम लोग देखते हैं कहां इसको छुपा के रखेगा। अब जैसे ही चंगेज खान को पता चला कि ये भारत के अंदर इल्तुतमिश के पास में जा रहा है, और इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि भाई मैं तेरे को अपने यहाँ पे शरण नहीं दे सकता, तो उल्टे पांव यहां से वापस लौट जा, और इसे यहां से वापस रवाना कर दिया है। अब इल्तुतमिश ने रवाना कर दिया, अब चंगेज खान भी क्या हो जाएगा? वापस यहां से मुड़ जाएगा। और सोचो अगर चंगेज खान नहीं मुड़ता तो मामला क्या होता? बड़ा गड़बड़ घोटाले वाला होता कि नहीं होता? बिल्कुल गड़बड़ घोटाले वाला हो जाता, और मामला सारा का सारा क्या होता? उल्टा हो जाता। तो चलो यहां हो गया इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की औलाद कौन कौन है? तो इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का एक बेटा शासक बनता है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। कौन शासक बनेगा? इल्तुतमिश के बाद शासक बन रहा है और रुकनुद्दीन फिरोज। ये बेचारा राजा बनते ही हट जाएगा। और इसका समय क्या मिलता है? इसका समय मिलता है 1236। कौन था ये था इल्तुतमिश का दूसरा बेटा। एक तो हम लोगों ने कहा मर गया, और हमने उसका मकबरा भी देख लिया नासरुद्दीन का, और नासरुद्दीन के बाद में कौन आ गया? ये रुकनुद्दीन फिरोज आ गया। इल्तुतमिश बेटा था, दिल्ली का शासक बना, लेकिन अयोग्य था, इसको क्या कर दिया? चल भाग यहां से, ऐसे बोल दिया। ये गया काम से। अब इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? रजिया को। अब कौन आ गई है? अब आ गई है ये रजिया। और रजिया का समय कब से कब तक रहेगा? तो रजिया का समय रहता है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। रजिया का टाइमिंग क्या रहेगा?
तो रजिया का टाइमिंग रहेगा 1236 से लेकर 1240 तक। ये कौन है रजिया? तो ये है इल्तुतमिश की बेटी। कौन है? इल्तुतमिश की बेटी। ये हो जाएगी दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका। महिला मुस्लिम शासिका। ये राजा बनकर बैठा जाती है। अब इसने काम से घूंघट वूंघट नहीं निकलते भैया। तो इसने क्या किया? रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। बोला ना, मेरे से तो कोई घूंघट आज निकले, ना बुर्का पहना जाए, ना हिजाब पहना जाए। और रजिया ने क्या किया? तो रजिया ने जो पर्दा प्रथा थी, उस पर्दा प्रथा का त्याग किया। इसने कहा अपने से तो घूंघट आज निकला जाए ना काल निकला जाए, मैं तो घूंघट नहीं निकालूंगी भाई। पर्दा प्रथा का इसने त्याग कर दिया है। और पुरुषों की तरह उसने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और पुरुषों की तरह कपड़े पहनने से मतलब क्या है? तो इसने कैसे कपड़े पहने? तो इसने पुरुषों की तरह वस्त्र पहनने प्रारंभ कर दिए। ऐसे क्या कपड़े पहन लिए इसने पुरुषों जैसे? एक तो सर में लगा रही है टोपा, और एक पहन रही है कोट। इसके कोट को क्या कहा जाता है? कोट को कहा जाता है कुबा। और टोपा को क्या कहा जा रहा है? कुलाहा। तो इसने क्या किया? इसने पुरुषों की तरह कोट पहनना शुरू कर दिया। और इस कोट को, या आप इस कोट को कह सकते हो चोगा। कोट या चोगा पहनना इसने शुरू कर दिया है। और फिर इसने क्या कर दिया? इसने पुरुषों की तरह टोपी लगानी शुरू कर दी है। और टोपी या टोपा पहन पहन कर वो क्या करती थी? दरबार के अंदर जाकर बैठा जाती थी। अब रजिया का क्या हो रहा है? रजिया को किससे प्रेम हुआ है? और रजिया के साथ में क्या क्या घटना घटेगी, उसके लिए इंतजार करना होगा आप लोगों को अगली क्लास का।